आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। बिहार स्पेशल का आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार मैप का फिर से देख लेते हैं कि बिहार की सीमा और ज़िले कौन-कौन से हैं। तो बिहार उत्तर में नेपाल से लगता है सीमा, उसके बाद पूर्व पश्चिम में यूपी से लगती है और दक्षिण में किससे लगती है? झारखंड से लगती है। उसके बाद पूर्व में किससे लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल से लगती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास कितने 8 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं। और इधर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद ये कितने जिले हैं? तो भागलपुर। तो ये जिले उसे झारखंड से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये तीनों जिले जो हैं पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, उसके बाद गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, फिर है सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और गया। तो इस तरीके से बिहार के 38 जिले हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। तो चलो अगला अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, बिहार के इतिहास के जानने के स्रोत जो हैं। तो इसमें हम देखते हैं बिहार के इतिहास के स्रोत कौन-कौन से हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युग जो है उसके अवशेष चेचर यानी कि वैशाली एवं सोनपुर तथा चिरान से छपरा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख रामपुरवा एवं लौरिया अरराज से प्राप्त हुआ है। जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो रामपुरवा और लौरिया अरराज से प्राप्त हुए हैं। बिहार में गढ़वाल के अधिपत्य का प्रमाण कहाँ है? तो मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। उसके बाद पाल शासकों के संबंध में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख से प्राप्त हुई है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। बिहार से प्राप्त पहली 2 भाषा शेरशाह से संबंधित थी। का जो अभिलेख है 2 भाषा का अभिलेख किसका है? तो शेरशाह का है। उसके बाद में प्राचीन बिहार के संबंध में बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कितना है? तो 40,000 ईसा पूर्व से है। पूर्व ऐतिहासिक काल के कुल्हाड़ी, चाकू एवं मृदभांड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं बिहार में। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से प्राप्त हुए। तो मध्यवर्ती जो प्रस्तर युग है उसके कहाँ मेसोलिथिक बोलते हैं अगर, तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष चिरांद चेचर से प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। जहाँ आर्यों का आगमन की चर्चा है तो विदेह जो राज्य है, सीता जी को भी वैदेही कहा जाता है, तो वो विदेह उसी से रिलेटेड शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह कहा गया है। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य विदेह को कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में भी विदेह जो है महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में स्थित वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ? वैशाली में स्थित थी। जो लिच्छवी संघ से संबंधित था ये वैशाली वाला जो है। फिर अगला है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये गिरिव्रज जो थी। जो मगध जो महाजनपद काल देखते हैं उसमें मगध जनपद जो था वो सबसे प्रमुख था। उसमें उसकी राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। सियर उल मुताखरिन की रचना गुलाम हुसैन तबातई ने की थी। यह भी बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में बिहार के बारे में आरंभिक जानकारी दी गई है। फिर अगला देखते हैं, तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ भी चुका है कि कितने 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने थे? तो 3 थे। अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी। उसके बाद में मगध हो गया, वैशाली हो गया, 3 हो गए इस तरीके से। और वत्स भी है। बुद्ध जो है, बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन काल देखें तो राजकुमार का जन्म जो हुआ है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी के आधुनिक नेपाल में एक शाक्य राजकुमार के रूप में था। शाक्यगढ़ के जो शाक्यगढ़ था वहाँ हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में यानी कि आधुनिक नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु जगह है। फिर है सुखी जीवन, उन्हें एक राजसी जीवन दिया गया जिसमें उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती थी। तो बिहार में धर्म ग्रंथ जो है उससे रिलेटेड है। विवाह और पुत्र क्या? तो उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और उनका पुत्र क्या था? जिसका नाम राहुल था।
महावीर निष्कर्मण जो ग्रह त्याग, ये ग्रह त्याग जो का जो चिन्ह है वो क्या है, स्तूप है, पद चिन्ह है, पद चिन्ह दिए हैं। ग्रह त्याग का जो इनका चिन्ह है वो क्या है, पद चिन्ह है। फिर दुख का दर्शन क्या है, तो एक दिन बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100, एक सन्यासी, जिसने उन्हें जीवन की अनिश्चितता और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। महावीर निष्क्रमण वाला जो है, जो ग्रह त्याग की वो प्रक्रिया है, उसी के लिए वो पद चिन्ह जो है, ये उसका प्रतीक है। एक रात उन्होंने अपने महल को त्याग दिया। उसके बाद तपस्या और ज्ञान की खोज के लिए तो कठोर तपस्या की। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान की प्राप्ति तो 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे, जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या, तो जो बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, कहाँ दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया था, 5 शिष्यों को दिया गया था, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद में धर्म का प्रचार किया, तो उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष दुनिया भर में, यानी कि भारत के जितना भी बाकी एरिया थे वहाँ इन्होंने भ्रमण किया है, उपदेश दिए हैं। महापरिनिर्वाण क्या है, तो मृत्यु का बुद्ध जो जो मृत्यु क्या है, तो बुद्ध का जो निधन हुआ 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, यानी कि देवरिया वाला जो यूपी वाला एरिया है वहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु को जो का कारण चूर्ण द्वारा ग्रहण किया गया सुकर माधव भोजन कहा जाता है। तो भोजन था, इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और उन स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिनमें इनके जन्म एवं मृत्यु का समय चीनी परंपरा पर आधारित हो। तो महात्मा बुद्ध के जो जीवन और मृत्यु का वर्ष है वो जो चीनी परंपरा है उस पर आधारित है। महात्मा बुद्ध का जो यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, और अंतिम जो उनका ग्रहण भोजन है शुकर माधव था, चुंद द्वारा दिया गया था, और अंतिम उनका जो शिष्य है सुभद्र था, जिसको उन्होंने शिक्षित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं कौन है, तो इसमें देखते हैं पहला है 4 आर्य सत्य, यानी कि 4 आर्य सत्य जो बुद्ध द्वारा दिए गए उसमें है, पहला है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, यानी कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख निरोध के जो मार्ग हैं उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इसमें अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो दुख से मुक्ति पाने के 8 सूत्री मार्ग है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। अनिश्चितता क्या है, तो सभी चीज़ें परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। इसको क्षणवाद भी कहा जाता है। क्षणिकवाद जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का ही है। अनात्मवाद क्या है, तो कोई आत्मा नहीं, यानी कि आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। कर्म क्या है, तो हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इन्होंने कर्म को मान्यता दी है, आत्मा को मान्यता नहीं दी है। उसका अहिंसा जो है, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। बौद्ध धर्म का जो पहला जो अलग हुआ तो वो हीन, मतलब जो मूल शाखा है, जो महात्मा बुद्ध को व्यक्ति के रूप में मानते हैं, ये भगवान के रूप में नहीं, वो कौन है, हीनवाद या थेरवाद, मूल शिक्षाओं पर जोर देते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म के में बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर देते हैं और मानता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो ये स्वयं के प्रयास से व्यक्ति जो मोक्ष है प्राप्त करने की कामना करते हैं। अरहत क्या है, तो हीनयान में मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। उसके बाद पाली कैनन, तो हीनयान का मुख्य ग्रंथ क्या है, तो पाली कैनन, जो बुद्ध के उपदेशों का सबसे पुराना संग्रह माना जाता है। पाली कैनन क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का सबसे पुराना संग्रह ये है। प्रसार क्या, तो हीनयान मुख्य रूप से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया आदि, लाओस आदि देशों में है। तो ये भी पूछा जाता है हीनयान का कहाँ प्रसार हुआ है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस आदि में हुआ है। फिर अगला है महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, तो बोधिसत्व क्या, तो महायान में बोधिसत्व का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधिसत्व वे बुद्ध हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के स्थान पर दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए संसार में रहते हैं। जैसे महायान, हीनयान में क्या है कि व्यक्ति को स्वयं मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, लेकिन महायान वाले क्या कहते हैं कि हमें अन्य व्यक्तियों के मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। इसी वजह से जो अरहत है वो क्या है कि खुद स्वयं मोक्ष प्राप्त तब तक नहीं करते हैं जब तक वो अन्य को ना करा दे, वो अन्य को मोक्ष प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। अवतारवाद क्या, तो महायान में अवतारवाद का विचार भी प्रचलित है, जिसके अनुसार बुद्ध विभिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं, लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं है। सूत्र क्या है, तो महायान के मुख्य ग्रंथ जो है सूत्र हैं, तो मुख्य जो महायान है उसके जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, सूत्र रूप में है, जिनमें बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ बोधिसत्वों के जीवन और उनके बारे में वर्णन दिया गया है। प्रसार क्या है, तो जो महायान है उसका चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है। जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध, धम्म, संघ, इनका क्रम से याद रखिए, पहले बुद्ध है, फिर धम्म है, फिर संघ है, इसी को क्रम से भी पूछा जाता है। फिर अगला है महायान के कुछ प्रमुख उपसंप्रदाय कौन कौन से हैं,
तो माध्यमिक संप्रदाय ये शून्यता के सिद्धांत पर आधारित है। योगाचार संप्रदाय क्या है, तो चित्त और विज्ञान पर जोर देता है। तंत्र संप्रदाय मंत्र और यंत्र और ध्यान पर आधारित है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कौन है, तो तिब्बती बौद्ध धर्म के लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी प्रचलित है। दलाई लामा जो है तिब्बती बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं ये। अन्य बौद्ध संप्रदाय क्या है, तो वज्रयान है, तंत्र पर आधारित एवं एक गुप्त उपासना पद्धति है। धर्मचक्र तो 20वीं सदी में भारत में उपस्थित स्थापित एक आधुनिक बौद्ध संप्रदाय है। 4 आर्य सत्य क्या है बौद्ध धर्म के, तो पहला है वही दुख, जीवन दुख से भरा है। दुख ही जीवन का मूल सत्य है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख शामिल है। दुख का कारण क्या है, तो तृष्णा, लालच, आसक्ति, हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हमें दुख देती हैं। उसके बाद में अगला है दुख का निरोध। दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग क्या है, तृष्णा का निरोध करना है। और दुख का जो निरोध का मार्ग क्या है, तो तृष्णा का निरोध करने के लिए मार्ग अष्टांगिक मार्ग सुझाए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है, तो इसमें है 8 आचरण शामिल हैं। सम्यक दृष्टि यानी कि सत्य को समझने की जो दृष्टि है। उसके बाद सम्यक आजीव, सही आजीविका। सम्यक संकल्प, सही उद्देश्य। फिर सम्यक व्यायाम क्या, तो सही प्रयास। सम्यक वचन यानी कि सही वाणी। सम्यक स्मृति, सही ध्यान। सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक समाधि, एकाग्रता। फिर जैन धर्म जो है उसका भी बिहार में हुआ है प्रसार। तो जैन धर्म की स्थापना 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी। इनमें से प्रथम तीर्थंकर ने अपने समय में धर्म का प्रचार किया और अपने अनुयायियों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। कुछ प्रमुख तीर्थंकर को ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक क्या था, सांड था। जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। नेमिनाथ जो है ये 10वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें हैं तीर्थंकर और इनका प्रतीक जो था वो सर्प था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम भी हैं। इनका प्रतीक जो है वो सिंह है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जो जीवन काल है, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली यानी कि आधुनिक बिहार में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर और परिवार त्याग दिया था। तपस्या के लिए वन में चले गए थे। दीक्षा क्या, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने दीक्षा ली थी। उपदेश दे तो उन्होंने शेष जीवन लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपदेश दिए। निर्वाण क्या, तो भगवान महावीर को 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था, पावापुरी में हुआ था। फिर अगला है महावीर स्वामी के उपदेश। तो महावीर स्वामी के उपदेशों को का केंद्र बिंदु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो थे उनके जीवन के सार तत्व कहे जाते हैं उपदेशों के। इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है, जिसे जैन साधुओं के लिए अनिवार्य माना गया है। अहिंसा है सभी जीवों के प्रति करुणा और हिंसा न करने का व्रत है। सत्य हमेशा सच बोलना। अस्तेय चोरी न करना। ब्रह्मचर्य क्या है, तो काम वासना का त्याग करना। अपरिग्रह क्या है, संपत्ति का त्याग करना और संसार से वैराग्य रखना। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकरों को पूर्ण ज्ञानी का माना गया है और मोक्ष प्राप्त करने वाला माना गया है। जैन धर्म में जो है ये जब चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ दक्षिण भारत गए हैं, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व, तो भद्रबाहु वाले जो थे वो दिगंबर कहलाए हैं उनके अनुयायी, और जो स्थूलभद्र थे उनके जो अनुयायी हैं वो श्वेतांबर कहे। पहली जो जैन संगीति हुई है वो भी पाटलिपुत्र में ही हुई, तो वहाँ ये श्वेतांबरों के नेतृत्व में हुई है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि दिगंबर और जैन जो श्वेतांबर संप्रदाय वहीं से बने हैं। इसमें देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर क्या, तो जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के साधु नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय है उसके साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। पंच महाव्रत कौन है जैन धर्म में, तो जैन धर्मावलंबियों को 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। इसमें सत्य यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जीव क्या है, तो जैन धर्म में सभी जीवों को समान माना जाता है, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो। कर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्व है। कर्म के अनुसार हमारे कर्म हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं, तो इसमें पुनर्जन्म को माना गया है। फिर जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में क्या है, तो शामिल है अंग जो है, यानी कि प्रमुख जो ग्रंथ है अंग है। अंग जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आया है कि अंग, उपांग, आचारांग सूत्र, सूत्रकांग और भवांग। तो उपांग पूछा है किस किस धर्म से रिलेटेड ये उसका धार्मिक ग्रंथ है। तो अंग क्या है, यह जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, अन्य भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन है। उपांग क्या है, तो यह ग्रंथ अंगों की व्याख्या करते हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से बताता है। आचरांग सूत्र क्या है, तो जैन ग्रंथ साधुओं के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है। सूत्रकृतांग क्या है, तो यह ग्रंथ जैन धर्मों के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। भाव्यांग क्या है, तो यह ग्रंथ जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन और कथाओं का वर्णन करता है। जैन धर्म के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, तो ये लोग शाकाहार को, यानी कि अधिकांश जैन धर्मावलंबी शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वे किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं।
उसके बाद में ध्यान और योग क्या है, तो जैन धर्मावलंबी ध्यान और योग के माध्यम से आत्मशुद्धि करते हैं। तेयता तेय पार क्या है, तो जैन धर्मावलंबी तीर्थंकरों के जीवन और उपदेशों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण जैन धर्म, यानी जैन धर्म जो है धर्म पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है, क्योंकि सभी जीवों को एक समान मानता है। तो अहिंसा जो है, अहिंसा की वजह से ये लोग मांस भक्षण नहीं करते हैं, शाकाहार को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। ये कहीं न कहीं इसका ज़्यादा अहिंसा पे बल देने के कारण जैन धर्म का प्रसार उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म का हुआ है। जैन धर्म की वास्तुकला क्या है, तो जैन धर्मों की वास्तुकला अत्यंत भव्य, जटिल होती है। इन मंदिरों का निर्माण पत्थर, संगमरमर से किया जाता है और इनमें अत्यंत सुंदर नक्काशी और मूर्तियाँ होती हैं। जैन मंदिरों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं क्या? मंदिरों का आकार, जैन मंदिर आमतौर पर ऊँचे और पतले होते हैं। मंदिरों का ओरिएंटेशन जो है, मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर होता है। मंदिरों का मुख्य विभाग क्या है, तो मंदिरों के मुख्य भाग में गर्भगृह, मंडप और स्तंभ होते हैं। मूर्तियाँ जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। जारी छोड़ो, इतना नहीं आता है ये। जैन धर्म की वास्तुकला के कुछ प्रमुख उदाहरण, तो दिलाराम बाग अजमेर का है, यह एक प्रसिद्ध जैन मंदिर जो अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। फिर है रणकपुर मंदिर, राजस्थान में ये भी है। यह मंदिर अपने 14 से 44 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कोम्बलकोंडा, कर्नाटक का है, यह एक पहाड़ी पर बना हुआ एक प्राचीन जैन मंदिर है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अहिंसा जो है जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है। फिर जैन धर्मावलंबी किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर अनेकांतवाद क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये ये भी जैन धर्म का जो अनेकांतवाद है, ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। क्या है, तो सत्य पूर्ण और निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का एक संग्रह होता है। ये जैन धर्म का सबसे अच्छा सिद्धांत है और जीवन के लिए भी बहुत अच्छा सिद्धांत है। आत्मशुद्धि क्या है, तो जैन धर्म में आत्मशुद्धि को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन धर्मावलंबी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। परिग्रह क्या है, तो यह सिद्धांत संपत्ति के त्याग और संसार में वैराग्य को दर्शाता है। अब आ गया हर्यक वंश जो है। हर्यक वंश जो मगध साम्राज्य के तहत जो पहला ऐतिहासिक वंश हुआ है, वो हर्यक वंश ही है। तो स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की है। बिंबिसार एक कुशल शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। 412 अंत का हुआ, तो 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का अंत कर शिशुनाग वंश की स्थापना की है। तो बिंबिसार जो इसमें लगभग कितना काल रहा है, तो 131 वर्ष तक रहा है हर्यक वंश। बिंबिसार पहला शासक हुआ है। स्थापना हर्यक वंश की नींव बिंबिसार ने रखी थी। विजय बिंबिसार ने अपने शासनकाल में कई राज्यों को जीतकर ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को जीता था। तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे, उनको हरा करके जीता और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। कूटनीति क्या है, तो उन्होंने कूटनीति का भी उपयोग किया और कई राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। इस नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। प्रसेनजीत की जो बहन महाकोसला थी उनसे शादी की, वैशाली की चेटक की बहन चेलना से शादी की थी और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। धर्म क्या है, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध का आदर किया है। राजधानी, उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया है। तो जो गिरिव्रज या राजगृह जो है, ये हर्यक वंश की राजधानी थी। उत्तराधिकारी बिंबिसार के उत्तराधिकारी के रूप में अजातशत्रु जो था, उसने सत्ता संभाली थी। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या इसने उदयन ने की थी, उसका जो पुत्र था। अजातशत्रु क्या थे, 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा है। युद्ध क्या है, अजातशत्रु एक सशक्त शासक थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े। वैशाली पर विजय, तो उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की जो उस समय तक एक शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली को भी इन्होंने हराया। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई है, अजातशत्रु के समय। कहाँ, वैशाली में ही हुई है ना? नहीं, पहली राजगिरी राजगिरी में हुई, फिर वैशाली में हुई है। तो उन्होंने क्या है, तो वैशाली पर विजय। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी थे, बाद में उदयन क्या है, तो अजातशत्रु के बाद उदयन ने शासन किया है। उदयन के प्रमुख योगदान क्या है, तो राजधानी का स्थानांतरण किया उन्होंने। क्या, उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी है। पाटलिपुत्र गंगा नदी और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बना है। तो हम ये देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र बना है। फिर है साम्राज्य का विस्तार। तो उदयन ने भी अपने पिता की तरह राज साम्राज्य का विस्तार किया और मगध की शक्ति को बढ़ाया है। कला और संस्कृति का संरक्षण, उदयन ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। उसने अपने शासनकाल में कई भव्य भवन और मंदिर बनाए हैं। नागदशक जो आया है, उदयन के बाद आया है, नागदशक ने शासन किया। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक या कालाशोक। फिर अगला है हर्यक वंश में उपनाम जो दिए गए हैं, इसमें बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। इसे श्रेणिक नाम जाना जाता है।
अजातशत्रु जो है बिम्बसार का पुत्र है, इसे कुड़िक नाम से जाना जाता था और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने बिम्बसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की है, इस तरीके से। फिर नोट किया, बिम्बसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में क्या है तो कजिया यानी कि आधुनिक काशी ग्राम प्राप्त हुआ था। अगला आता है नंदवंश, जो बड़ा वंश है। तो नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है। शासन किया तो नंदवंश के शासक मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सफल रहे थे। सैन्य शक्तियाँ क्या, नंदवंश के पास एक विशाल सेना थी जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। कृषि और व्यापार क्या, तो नंद शासकों ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया है। सिकंदर का आक्रमण हुआ है तो सिकंदर महान ने नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया और लेकिन वह भारत में आगे नहीं बढ़ पाया है। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ है 326 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। उस समय जो मगध में कौन था, तो पाटलिपुत्र का राजा कौन था, घनानंद था। इसकी सेना बताई जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी थी। यह आक्रमण दोनों के बीच नहीं हुआ है उस समय तो है। फिर है पतन क्या था, नंदवंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। अंतिम शासक घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। तो महापद्मनंद ने कलिंग को विजित किया और वहाँ की महावीर को जो मूर्ति थी उसको उठा ली। जो कलिंग है वहाँ का राजा खारवेल बताया जाता है, ठीक है, उसको हराया था इन्होंने। फिर मौर्य वंश की स्थापना और उदय क्या है, तो संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यानी कि मौर्य वंश की स्थापना और उदय, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हम देखते हैं जो संस्थापक हैं मौर्यगुप्त के, मौर्य काल के, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की है। चाणक्य का योगदान क्या, तो चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक सलाह दी थी और मौर्य साम्राज्य की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साम्राज्य का विस्तार किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और इसे अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक फैलाया। पहले जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मौर्यगुप्त के संस्थापक हैं। इनके गुरु चाणक्य थे। दूसरा नाम क्या, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य था इनका, जो चाणक्य का। ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक विज्ञान से है, जो राजनीति का जीवन है उसे है। सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर और सिंधु नदी के दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा बना दिया है। तो यूनानी थे और मौर्यों के बीच की जो सीमा है सिंधु नदी बन गई है। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त को दान में दिए गए और अपनी पुत्री कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के ब्याह किया गया। तो 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। जैन धर्म क्या, तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में तपस्या करने की संलग्न पद्धति के साथ उपास्य जीवन समाप्त किया है। इसी समय भद्रबाहु भी इनके साथ गए थे। यही दिगंबर संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया, तो भारत में पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। मेगास्थनीज जो है सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके, चंद्रगुप्त दरबार में रहता था। उसके बाद है सैन्य शक्ति के, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का निर्माण किया जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। अर्थव्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास काफी अच्छा हुआ है। फिर जैन धर्म जो है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था। श्रवणबेलगोला, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संलेखना पद्धति है वही श्रवणबेलगोला में की थी। ये कर्नाटक में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार वही संलेखना पद्धति जो जीवन समाप्त किया था इन्होंने। बिंदुसार हुए हैं, जन्म कब है, जन्म राज्याभिषेक, तो बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ है। उन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला है। शासनकाल बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया है। यह आजीवक संप्रदाय के, ये जो बिंदुसार हैं आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलीपुत्र गोसाल थे। साम्राज्य का विस्तार इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक हो ही गया था चंद्रगुप्त के समय, बिंदुसार के समय। शांतिपूर्ण नीति, तो बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त की तरह विस्तारवादी नीति नहीं वे शांतिपूर्ण नीति अपनाना पसंद करते थे। विदेशी राजदूतों के साथ संबंध क्या, तो बिंदुसार के दरबार में कई विदेशी राजदूत जैसे सिल्यूकस निकेटर के पुत्र एंटियोकस ने मेगास्थनीज बिंदुसार को दरबार में, तो मेगास्थनी जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगास्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। उपनाम क्या है, तो बिंदुसार का अमित्रघात था। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार भी कहा गया है। फिर अगला है
बिंदुसार और सीरिया के बीच तो राजदूतों का आदान प्रदान। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एंटियोकस जो प्रथम थे ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसी तरह मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत और साम्राज्य इसने इनके बिंदुसार के दरबार में भेजा है। व्यापार संबंध, इन राजदूतों के आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान देखें तो इन राजदूतों के माध्यम से भारत और पश्चिमी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। दार्शनिकों का आदान प्रदान, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से दार्शनिकों को भेजने का अनुरोध किया था, हालांकि यह अनुरोध पूरा नहीं हो सका था। तो जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम, उससे डायमेकस जो उसका राजदूत था उससे कहा था इन्होंने। बिंदुसार के समय मंत्रिपरिषद के प्रधान को खल्लाटक कहा जाता था। तो खल्लाटक कौन होता था? मंत्रिपरिषद जो है उसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। फिर देखते हैं अशोक का जो जीवन काल है और शासनकाल। जन्म और राजनीतिक राज्याभिषेक, तो अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बिंदुसार का पुत्र था। उसने 269 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला। इस वक्त वह अवंती का राज्यपाल था। तो जब सिंहासन संभाला उससे पहले वो अवंती के राजकुमार राज्यपाल थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था अशोक की। कलिंग युद्ध क्या? तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। तो अपने शासन के 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया है। इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक ने बहुत दुखी हुए और उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। जो अशोक का हृदय परिवर्तन वाला है वो 13वां शिलालेख है। धर्म का प्रचार, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। उसने धम्म नामक एक नई नीति अपनाई जिसका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना था। शिलालेख में तो अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है। ये शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास के जो इतिहास है उसके महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम आते हैं। धर्म का प्रचार जो उन्होंने बौद्ध धर्म का किया तो उन्होंने कई अनुयायी कई देशों में भेजे हैं। साथ ही श्रीलंका, सीरिया, मिस्र आदि देशों में बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। अशोक का योगदान जो देखें तो बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया। सबसे ज़्यादा प्रचार जो है बौद्ध धर्म का इन्हीं के समय हुआ। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से बाहर कई देशों में फैल गया। शांति और अहिंसा का प्रचार किया। तो अशोक ने शांति अहिंसा का प्रचार किया है। सामाजिक कार्य, अशोक ने समाज सेवा के कार्यों को बढ़ावा दिया। उसने अस्पताल, धर्मशाला और कुओं का निर्माण करवाया है। जैसे चिकित्सा का वर्णन अशोक के दूसरे शिलालेख में। तो जो चिकित्सा बनाया गया है चिकित्सालय, उसका वर्णन अशोक के दूसरे शिलालेख में। लोक कल्याण के कार्य, अशोक ने अपने राज्य में लोक कल्याण के कई कार्य किए हैं। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए हित में कई कानून बनाए। जैसे उसके तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को आदेश है कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। अशोक के अभिलेख के वर्णन क्या है? तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उद्गोलम एवं नेत्तूर में अशोक का वास्तविक नाम दिया गया है। तो मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेत्तूर में अशोक का वास्तविक नाम दिया गया है। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त इस लेख है शिलालेख, अशोक का नाम राडेव अशोक दिया गया है। अशोक का राडेव अशोक किसमें? तो कंगनहल्ली से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें। पुराणों में अशोक को क्या है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। ये पुराणों का नाम है। अहरार अभिलेख में कहा गया है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो अहरार जो अभिलेख है उसमें अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले, शेष भारत से। तो जो अशोक के समय की अभिलेखों की जो लिपि है, एक तो ब्राह्मी हो गई, दूसरी खरोष्टी हो गई, उसके बाद में जो अरामाइक और ग्रीक जो लिपि है ये खास करके अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से प्राप्त हुई है। खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद में ब्राह्मी लिपि जो है हम लोग जो लिखते हैं बाईं से दाईं ओर है। अशोक ने शिलालेख की खोज, जो अशोक के शिलालेख है इनकी खोज किसने? तो पेटेंड्री दी फेटेलर ने की थी, 1750 में की थी। इनकी संख्या कितनी? 14 है, जबकि इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है 1837 ईस्वी में। और जो खोज हुई थी पेटेंड्री ट्री फेंथेलर ने की थी 1750 में। अशोक स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। यह केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौशाम्बी में एक अभिलेख है, उसे रानी का अभिलेख कहा, जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। अशोक के सारे कुना अभिलेख जो है ग्रीक एवं अरामाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। तो सारे कुना ये भी अफगानिस्तान वाला है, ये ग्रीक एवं अरामाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का परिवार क्या है? तो माता पिता बिंदुसार पिता है, माता मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट भी है। माता जो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा देवी बताया जाता है। फिर है भाई बहन सुसीम, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र और अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिस्सी जो है अशोक का छोटा भाई था जो महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में जाना जाता है। फिर पत्नियां, देवी जो है अशोक की पहली पत्नी थी, वह विदिशा की राजकुमारी थी। कारुवाकी जो है
अशोक की दूसरी पत्नी जिसका नाम अशोक के शिलालेखों में तो रानी कारवाकी का जो अभिलेख है वो भी फेमस है। संघमित्रा क्या है नाम, तो असंधि मित्रा अशोक की मुख्य रानी और पाटलिपुत्र की महारानी थी। संतान महेंद्र हैं, देवी के पुत्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ, श्रीलंका में। महेंद्र और संघमित्रा जो है ये भी गए थे, देवी की पुत्री थी, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार, ये दोनों लोग श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार के लिए। चारुमती अशोक की पुत्री थी जो नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गई थी। तो कहाँ कहाँ अशोक के जो अभिलेख पाए गए हैं और नगर दिए गए हैं, मानसेरा अभिलेख है, शाहबाजगढ़ी, कंधार, ये उस समय के मुख्य नगर हैं। अभिलेख कौन कौन है तो हम देखें, मानसेरा अभिलेख, शाहबाजगढ़ी, कंधार अभिलेख, उसके बाद कालसी अभिलेख, मेरठ अभिलेख, फिर ये बहापुर अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख जो कौशाम्बी कौशाम्बी सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, पाटलिपुत्र, कलिंग, सांची, उज्जैन, सोपरा, गिरनार और मास्की अभिलेख जो है इस तरीके से। और जो तक्षशिला है राजधानी थी इस समय। मौर्यकालीन प्रशासन क्या है, देखो मौर्य काल से बिहार स्पेशल में खास करके क्वेश्चन मौर्य, पालकाल और आधुनिक इतिहास से तो आते ही हैं, मौर्य काल से ज़्यादा आते हैं और उसमें भी अशोक का जो कार्यकाल रहा है इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा दिया है। केंद्रीय प्रशासन क्या है, तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा बहुत संगठित था। केंद्र में सम्राट होता था जो सभी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुखता होता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। प्रांतीय प्रशासन जो है साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया है जिनकी देखरेख कौन, कुमार या आर्यपुत्र राजकुमार करते थे। तो खास करके जो प्रांतपति होते थे वो राजा के परिवार से ही होते थे। ये प्रांत और छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे गए थे जिनकी देखरेख विभिन्न अधिकारियों द्वारा की जाती थी। प्रांत को चक्र कहा जाता था, तो उसमें जो प्रांत होता था उसको चक्र कहा जाता था मौर्य काल में। जो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की वो ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। नगर प्रशासन, तो मौर्य साम्राज्य में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। नगरों का प्रशासन नगराध्यक्ष यानी नागरिक कहलाता था। 30 सदस्यों की एक मंडल होती थी, 6 मंडल जो 6 समिति में विभाजित था नगर प्रशासन करते थे। कर एवं राजस्व प्रणाली क्या है, तो मौर्य कर व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। कृषि पर कर, भूतक, व्यापार पर कर, शुल्क और अन्य प्रकार के कर लगाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रहण की विस्तृत जानकारी मिलती है। पंकोद सन्निरोध जो है सड़क पर कचरा फैलाने के लिए लगाया जाता था। तो पंख को रोकने के लिए पंकोद सन्निरोध सड़क पर कचरा फैलाने के लिए लगाया जाता था। न्याय व्यवस्था क्या, तो मौर्य साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था भी काफी विकसित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, इसे रज्जुक कहा जाता था। लेकिन प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सभी भी न्यायालय थे। कर चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, सजा ज्यादा कठिन थी। सैन्य प्रशासन क्या, तो मौर्य साम्राज्य एक सशक्त सेना थी जिसे 4 मुख्य विभागों में विभाजित किया गया था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना। सेना का मुख्यालय पाटलिपुत्र में था और इसे महासेनापति यानी कि जो मुख्य सेनापति या नायक द्वारा नियंत्रित किया जाता था। गुप्तचर विभाग, मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो महामात्य सर्प नामक अधिकारी के अधीन होते थे। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में चर या गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो गुप्तचर के लिए एक शब्द होता था चर या गूढ़ पुरुष। ये गुप्तचर विभिन्न रूपों में समाज के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ करके सूचनाएं जुटाते थे और सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें राज्य प्रशासन, आर्थिक नीतियों, सैन्य रणनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। धार्मिक और सामाजिक नीतियाँ क्या है, तो अशोक के शासनकाल में धार्मिक और सामाजिक नीतियों पर विशेष जोर दिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शिलालेखों, स्तंभों, धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के चौथा शिलालेख का जो धम्म का वर्णन है चौथे शिलालेख में मिलता है। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो मौर्य साम्राज्य सम्राट होता था, फिर प्रांत, फिर जिला का निकाय यानी कि प्रधान स्थानिक, फिर स्थानिक होता था। स्थानिक के बाद फिर द्रोणमुख यानी कि 400 ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय में 800 ग्राम, फिर खरवाटिक पे 200 ग्राम लगभग होते थे। संग्रहार जो है 100 ग्रामों का, फिर ग्राम प्रधान ग्रामीक होता था। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अवसंरचना अशोक स्तंभ। अशोक के स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पूरे स्तंभ पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ स्थित स्तंभ है जिसमें 4 सिंहों का शीर्ष है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बताया जाता है अशोक ने करीब 83,000 स्तूप बनवाए थे। फिर अगला है, स्तंभों पर अशोक के धर्म संबंधी आदेश धम्म लिपियां खुदी हुई हैं जो शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करती हैं। अशोक के शिलालेख, तो अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों की स्थापना की जिन पर उनके धार्मिक आदेश और सामाजिक नियम खुदे हुए हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।
जैसे गिरनार शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख और धौली शिलालेख। सारनाथ स्तूप, तो अशोक ने सारनाथ में धम्मिक स्तूप का निर्माण कराया है। धम्मिक स्तूप सारनाथ में, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्तर के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्तूप बौद्ध कला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। फिर अगला है बौद्ध विहार, तो अशोक ने कई बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण कराया है। इनमें नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र शामिल हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्मशाला और अन्य सुविधाओं का भी निर्माण कराया है। सांची के स्तूप, तो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्तूप जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसके चारों ओर क्या है, तो बनी तोरण द्वार, यानी कि जो प्रवेश द्वार है, बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। अशोक के गुफा मंदिर, कहाँ अशोक ने गुफा मंदिरों का निर्माण कराया है। ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ध्यान और आवास के लिए प्रयोग किए जाते थे। जैसे बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं जो बिहार में स्थित हैं। सारनाथ का अशोक चक्र, तो सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर अशोक चक्र एक महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचना है। यह इसमें क्या है, 24 तीलियों वाला चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है और यह धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसके लिए है ये, जिसे धर्म, नैतिकता और न्याय का प्रतीक है ये। अगला है मौर्यकालीन जो शिलालेख है, कुल कितने 14 शिलालेख हैं। इसमें शिलालेख जो प्रथम है, इसमें पशु संरक्षण और बलि पर रोक लगाने की बात की गई है। तो इस शिलालेख में पशु बलि और पशु हत्या को कम करने पर प्रयास किया गया है। दूसरा शिलालेख जो है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए है। तो इसमें चिकित्सा सुविधाएं, सड़कों का निर्माण, कुओं की खुदाई, वृक्षारोपण। अधिकारियों को आदेश दिया गया क्या, तो हर 5 वर्ष पर अधिकारियों को राज्य का भ्रमण करके स्थिति के आकलन करने का आदेश दिया गया है। यानी कि इसमें जो नैतिकता, धर्म और न्याय की शिक्षाएं भी वर्णित हैं। इसमें कर प्रशासन से संबंधित जो है या अधिकारियों को आदेश तो तीसरे शिलालेख में दिया गया है। चौथा जो शिलालेख है, इसमें धर्म के प्रचार का प्रभाव है। तो इस शिलालेख में अशोक ने धर्म के प्रचार के प्रभाव का वर्णन किया है। इसमें कहा कि हिंसा, क्रूरता और अधर्म में वृद्धि नहीं हुई है। फिर अगला है 5वां शिलालेख, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति जो है 5वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसमें कहा कि जो धर्म और नैतिकता की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए थे। छठा जो शिलालेख है, प्रशासनिक कार्य और आत्मनियंत्रण की बात करता है। इसमें अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आत्मनियंत्रण करें और जनता की भलाई के लिए कार्य करें। 7वां शिलालेख जो है धार्मिक सहिष्णुता एवं धम्म यात्रा की बात करता है। इसमें अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का प्रचार किया है। तो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता 7वें शिलालेख में है। धर्म यात्रा क्या है, धम्म यात्रा, यानी कि अशोक ने धम्म यात्रा करने का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर धम्म यात्रा का प्रचार प्रसार किया है। फिर शिलालेख 9वां जो है, इसमें धम्म उत्सव, अशोक ने धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों दिया के स्थान पर क्या है, तो धर्म को पालन करने पर जोर दिया है। तो ये धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों के अनुसार ये स्थान पर इन्होंने धर्म के पालन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जिसमें सत्यता, नैतिकता और सद्भावना, नैतिक आचरण पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर अगला जो शिलालेख है 10वां, प्रजा के प्रति राज्य के कर्तव्य की बात करता है कि प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है। 10वें शिलालेख में कहा गया प्रजा के प्रति राजा का जो कर्तव्य है, तो राजा सदैव प्रजा का हित सोचेगा एवं उसकी रक्षा करेगा, ना कि बाहरी दिखावे में क्षेत्र विजय के प्रति अग्रसर रहेगा। फिर 11वां शिलालेख, धम्म के उपदेश दिए गए हैं। इसमें धम्म के उपदेशों का उल्लेख है एवं धम्म की महत्ता की व्याख्या पर जोर दिया गया, जैसे कि माता पिता का सम्मान, बड़ों की सेवा, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति करुणा दिखाना। 12वां शिलालेख है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। तो इसमें अशोक ने धर्म के लिए महिला महामात्रों की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया है। साथ ही अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता एवं विभिन्न धर्मों के प्रति सद्भाव को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। फिर 13वां शिलालेख जो है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें, 13वें शिलालेख में, और धम्म का पालन है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन किया है और बताया कि इस युद्ध ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अहिंसा और करुणा का पालन करने का संकल्प लिया है। 14वां शिलालेख जो है, सारे शिलालेखों का सारांश है। इसमें शिलालेख में अशोक ने अपने शिलालेखों का सारांश प्रस्तुत किया है और विभिन्न स्थानों पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिलालेखों की स्थापना की बात कही है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ज्ञान, धार्मिक जीवन का उपदेश भी इसमें वर्णित है। फिर मौर्यकालीन महत्वपूर्ण जो स्तंभ लेख हैं, तो सारनाथ स्तंभ लेख विवरण क्या है, तो सारनाथ स्तंभ लेख सबसे प्रसिद्ध है। इस स्तंभ पर 4 सिंहों की मूर्ति है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। अशोक के आदेश और धर्मोपदेश को दे हुए हैं। तो सारनाथ के स्तंभ लेख पर लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, जो चंपारण में है। ये विवरण क्या, तो बिहार के लौरिया नंदनगढ़ में स्थित इस स्तंभ पर अशोक के 7 मुख्य धर्म का लेख खुदे हुए हैं। लौरिया अरराज स्तंभ लेख है, तो बिहार के ये भी चंपारण जिले में स्थित है। इस पर भी अशोक के 6 धर्म लेख खुदे हुए हैं। फिर अगला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, तो यह वर्तमान में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया था, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था।
अगला है दिल्ली और मेहरौली स्तंभ लेख जो है, ये कुतुब ये कुतुब जो मीनार है उसके पास में स्तंभ लेख। तो विवरण क्या है, यह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसमें अशोक के धर्म संबंधी आदेश खुदे हुए हैं। रामपुरवा स्तंभ लेख क्या है, तो बिहार के रामपुरवा में स्थित है। इस पर अशोक के धर्म लेख खुदे हुए हैं। संकिसा अभिलेख कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के संकिसा में इस स्थान पर अशोक के धर्म संबंधी आदेश खुदे हुए हैं। महत्व क्या, तो यह स्तंभ अशोक के धार्मिक और नैतिक उद्देश्यों का प्रतीक है। ये अहिरौली पिपरवा वाला जो स्तंभ लेख है, उत्तर प्रदेश के पिपरवा नामक में स्थित इस स्तंभ पर अशोक के धर्म लेख खुदे हुए हैं। महत्व क्या है, तो इसका नैतिक और धार्मिक आदेशों का विवरण है। नेपाली स्तंभ लेख क्या, तो नेपाल के लुम्बिनी में है। इसमें बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है, तो बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख नेपाल के लुम्बिनी वाले है। तो उसके बाद में यह स्तंभ बौद्ध धर्म के इतिहास और अशोक की धार्मिक अनुशासन का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मेकिंग और निर्माण क्या है, तो विवरण अशोक के स्तंभ सामान्यतः बलुआ पत्थर से बने होते थे। इनकी ऊंचाई 40 से 50 फीट तक होती थी। इन पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लेख खुदे हुए होते थे। स्तंभ अशोक ने के समय की स्थापत्य कला और तकनीकी की कुशलता का प्रमाण है। अब आगे आता है पाल काल। जो पाल वंश है, इसमें स्थापना और प्रासंगिक है, तो गोपाल है 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक। संस्थापक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उन्हें बंगाल के स्थानीय प्रमुखों द्वारा राजा चुना गया था। तो ये पहला ऐसा वंश है जिसके राजा को वहाँ के प्रमुख स्थानीय लोगों द्वारा चुना गया था। फिर इनका देखते हैं कि इनका योगदान क्या है, तो बंगाल को एकीकृत करने का प्रयास इन्होंने किया। उपलब्धियाँ क्या, गोपाल ने अराजकता के दौर में सत्ता प्राप्त की और स्थायित्व। तो अराजकता के दौर में ही इसीलिए जनता ने इनको चुना था कि वहाँ के किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो वहाँ के शासन की बागडोर संभाल सके। फिर है धर्मपाल, ये दूसरे राजा हुए हैं पाल वंश के, 770 से 810। विस्तार किया, धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इन्होंने उन्होंने कन्नौज के त्रिकोणी जो संघर्ष हुआ था उसमें हिस्सा लिया और कन्नौज पर अधिकार किया है। तो त्रिकोणी जो कन्नौज संघर्ष हुआ है, पाल, फिर इधर प्रतिहार, उसके बाद में इधर राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने भाग लिया था। इसने उत्तरापद स्वामिनी का उपाधि भी धारण किया है। शैक्षिक योगदान, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना है। देवपाल तीसरे राजा हुए 810 से 850 ईस्वी। साम्राज्य का विस्तार, देवपाल ने पाल साम्राज्य की जो विस्तार किया था, साथ ही कश्मीर, असम और उड़ीसा तक अपनी सीमाओं को बढ़ाया है। धार्मिक संरक्षण, तो देवपाल ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संरक्षण दिया है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान किया, तो बौद्ध धर्म का संरक्षण, पाल वंश ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया है। उन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा जो महाविहार है वो भी पाल वंश के समय ही बना है। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखाओं का भी विकास पाल वंश के दौरान काफी हुआ है। शैक्षिक संस्थान क्या है, तो बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय यह प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसे पाल शासकों ने संरक्षित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय पाल काल में ही बने, तो उदंतपुरी और जगदल जो हैं ये विश्वविद्यालय पाल काल में ही बने हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में पाल वंश ने अद्वितीय वास्तुकला का विकास किया, जिसमें स्तूप, मठ, मंदिर शामिल है। सोमपुरा, महाविहार, नालंदा और विक्रमशिला के अवशेष आज भी उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजनीतिक संघर्ष और पतन क्या, तो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से, वही जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर के, तो पाल वंश का प्राय राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंशों से संघर्ष होता रहा। यह संघर्ष कन्नौज के लिए त्रिकोणी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। अंततः जो जीते हैं वो प्रतिहार वंश ही जीते हैं। कायस्थों का उदय हुआ है बिहार में, तो 10वीं शताब्दी के अंत में पाल साम्राज्य के कमजोर होने के कारण कायस्थों ने सत्ता आने का प्रयास किया। कायस्थ शासकों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। तो सेन वंश का उदय जो हुआ है, इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इसके प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन थे। जो 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को पराजित किया और बंगाल पर शासन करना शुरू किया। यह पाल वंश के पतन का मुख्य कारण बना है। फिर कर्नाट वंश जो आया है बिहार में, स्थापना प्रारंभिक शासक कौन है, नानीदेव ने इनकी जो कर्नाट वंश है उसकी स्थापना नानीदेव ने की है। कब, 1097 से 1147 तक। कर्नाट वंश की स्थापना नानीदेव ने की थी। यह मूलतः कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और उन्होंने मिथिला में अपनी सत्ता स्थापित की। विस्तार किया, तो नानीदेव ने मिथिला को अराजकता से बाहर निकाला और क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित की। उन्होंने कर्नाट वंश की नींव रखी और मिथिला को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सिमरावगढ़ को इसने राजधानी बनाया, जो अब नेपाल में है। तो सिमरावगढ़ राजधानी जो थी कर्नाट वंश की थी। महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो गंगादेव
यह गांगेयदेव 1147 से लेकर 1187 तक रहे। नानीदेव के बाद उनके पुत्र गंगादेव ने शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और राज्य का विस्तार किया है। उपलब्धियां क्या है? गंगादेव ने प्रशासनिक सुधार किए और मिथिला के विकास में योगदान दिया। उनके शासन में मिथिला में कला, संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ है। नरसिंह देव जो है 1187 से लेकर के 1227 तक रहे शासनकाल। गंगादेव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव ने शासन किया। तो इसमें कर्नाट वंश के शासक देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। उनके शासनकाल में मिथिला में शांति और समृद्धि बनी रही है। उपलब्धियां नरसिंह देव ने के धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इसने बंगाल के सेन शासक से संघर्ष किया। बख्तियार खिलजी को नजराना भी भेंट किया। बख्तियार खिलजी जो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का जो काम किया था। उसके धर्म स्वामिनी ने इस क्षेत्र में क्या है तो तुगरिल तुगन के असफल अभियान के बारे में बताया है, रामसिंह देव के कार्यकाल में जो हुआ है। फिर आगे देखते हैं तो सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान इनका क्या रहा है। तो संस्कृति और शिक्षा यानी कर्नाट वंश के शासकों ने मिथिला को एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बनाया है। उन्होंने शिक्षा और विद्या का संरक्षण किया है और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया है। मिथिला पेंटिंग जो है कर्नाट वंश के शासन समय मिथिला पेंटिंग की विकसित शैली विकसित हुई है। इस कला को स्थानीय रूप से मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मधुबनी पेंटिंग जो जीआई टैग में प्राप्त है इसको। धार्मिक योगदान कर्नाटक के शासकों ने कर्नाटक के जो शासक हैं हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया है। राजनीतिक संघर्ष पतन क्या हुआ तो अंतर्विरोध संघर्ष। कर्नाट वंश के शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता बनी रही, लेकिन आंतरिक जो संघर्ष है और बाहरी आक्रमण ने उनके शासन का को कमजोर किया है। खासकर जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उसके दौरान उसकी वजह से पतन अधिक हुआ है। 14वीं शताब्दी में तो तुगलक आक्रमणों और स्थानीय विद्रोहों के कारण कर्नाट वंश का पतन हो गया है। फिर कर्नाट वंश का पतन 14वीं शताब्दी के अंत तक हो गया है। इस समय यहाँ के शासक हरिसिंह 1279 से लेकर 1335 हरिसिंह देव थे। यह एक क्या है तो महान समाज सुधारक थे। उनके समाज में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ है। तो पंजी प्रबंध का विकास हुआ है। इसके बाद मिथिला क्षेत्र पर विभिन्न छोटे छोटे राजवंश आए थे। जो कर्नाट वंश था ये बड़ा राजवंश था मिथिला क्षेत्र का। कर्नाट वंश की विरासत क्या है तो सांस्कृतिक धरोहर। तो कर्नाट वंश की सांस्कृतिक धरोहर आज भी मिथिला क्षेत्र में जीवित है। उनके संरक्षण में कला, साहित्य, शिक्षा का विकास हुआ है। मिथिला पेंटिंग तो सबसे ज़्यादा फेमस है, विकसित हुई है, आज भी प्रसिद्ध है, क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। अगला आता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश के संस्थापक हैं जिसके बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में सीमित जानकारी मिलती है। श्रीगुप्त का शासनकाल, उसके कार्यों का विवरण स्पष्ट नहीं, लेकिन इसे गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है। उसने संभवतः उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया और उनके शासनकाल के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। फिर प्रथम जो बड़े शासक हुए हैं गुप्त साम्राज्य का विस्तार और प्रमुख शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 ईस्वी तक रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया है। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे उन्हें मगध, वर्तमान बिहार और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करने में सहायता मिली। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। तो भारत का नेपोलियन इन्हें इसीलिए किया जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनकी विजय बहुत ज़्यादा हुई थी। उनका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है गुप्त साम्राज्य की सैनिक विजय और प्रशासनिक क्षमता का महत्वपूर्ण वर्णन है। हर्षेल ने लिखा था। इनके जो दरबारी कवि थे हर्षेल जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक साम्राज्य का पराजित किया और गुजरात, मालवा और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसीलिए ने विक्रांत जो शकों को हराया है उनको पराजित करने के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। यह सकरार भी इनको कहा जाता था। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का समृद्धि विकास हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और अपने समय को स्थिर किया। कुमारगुप्त ने कई बौद्ध और हिंदू मठों को भी संरक्षित किया है। फिर स्कंदगुप्त है 455 से लेकर 467 ईस्वी। कुमारगुप्त के पुत्र जिन्होंने हूण आक्रमणों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, लेकिन इन आक्रमणों के कारण साम्राज्य की शक्ति को कमजोर हो गई थी। गुप्त साम्राज्य का पतन तो हूण आक्रमण एक कारण रहा है। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब हूणों के आक्रमण ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया है। आंतरिक संघर्ष भी ज़्यादा वजह होगा। आंतरिक कलह और उत्तराधिकारी
जो विवाद थे उन्होंने भी गुप्त साम्राज्य की शक्ति को प्रभावित किया है। ब्रिटिश और मुगलों का प्रभाव क्या रहा, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारतीय महाद्वीप में विभिन्न छोटे-छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें मुगलों का प्रभाव, मुगल बहुत बाद में आए हैं, ब्रिटिश और नहीं। ये गुप्त साम्राज्य के बाद फिर आता है वर्धन वंश। वर्धन के बाद में फिर छोटे-छोटे राज्य, वर्धन जो है सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है गुप्त के बाद, उसके बाद फिर छोटे-छोटे हुए, फिर लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत बनी है उसके बाद मुगल आते हैं। गुप्त साम्राज्य की विभिन्न विशेषताएं क्या है, तो कला और वास्तुकला क्या है, तो गुप्त काल में कला और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ और अजंता चित्र की चित्रकला भी इसमें शामिल थी। मथुरा और गांधार कला जो है शैलियों का विकास समन्वय हुआ है। तो मथुरा और गांधार जो कला शैली है ये कुषाणों के समय स्थापित हुई थी और गुप्तों के समय इनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। और मंदिर स्थापत्य की जो शैली है वो भी गुप्तों के समय, तो गुप्त काल में कला। उसके बाद में मथुरा के दशावतार मंदिर जो देवगढ़, कैलाश मंदिर, उज्जैन और अन्य क्षेत्रों में मंदिर और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। भारत में जो मंदिरों का प्रमाणिक जो साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं वो गुप्तों के समय ही मिलते हैं। साहित्य विज्ञान में तो कालिदास, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा जैसे महान साहित्यकार गुप्त काल में ही हुए हैं। आर्यभट्ट और बारहमिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी इसी काल में थे। संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया है और कई धार्मिक मंदिरों और मठों का निर्माण कराया है। ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ है और ब्राह्मणों को जो ये भूमि दान देने की जो परंपरा है इनके समय और बढ़ गई है। सातवाहनों के समय शुरू हुई है और इनके समय काफ़ी ज़्यादा उसका भी बढ़ावा मिला है। फिर मध्यकालीन बिहार में देखते हैं, तो बिहार में तुर्क शासन, बिहार में तुर्क सत्ता को पहली बार स्थापित करने का श्रेय इसको बख्तियार खिलजी को जाता है। इसने 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट की ओर आक्रमण किया था। 1198 ईस्वी में बिहार के उदंतपुरी बिहार यानी कि बिहार शरीफ पर विजय बख्तियार खिलजी की पहली विजय थी। तो उदंतपुरी पर इसने आक्रमण करके उसको जीत लिया। उसके बाद नादिया यानी कि बंगाल पर आक्रमण किया, जहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ये लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी छोड़ के भाग गया था। इसने गंगा के दक्षिणी भाग पर कब्जा करके अपनी राजधानी लखनौती बनाई थी। दिल्ली सल्तनत एवं बिहार क्या है, तो इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इसने बंगाल के शासक को 1225 ईस्वी में हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के बाद बिहार पर अधिकार स्थापित करने वाला शासक बलबन था। बंगाल बंगाल का शासक तुगरिल खां के विद्रोह के दबाने में सफल रहा और इस तत्पश्चात बिहार पर नियंत्रण, तो बलबन जो है ये तुगरिल काल का जो हुआ था विद्रोह उसको दबाने के लिए आया था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में बिहार बीच में ही पड़ता है, इसलिए बिहार पर आक्रमण कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंशी शासक हरि सिंह को पराजित किया और तुगलक वंश काल में ही तिरहुत को दिल्ली के अधीन किया गया और उसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। तो जो तिरहुत था उसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुदान दिए जाने की बात कही गई है। जैन मंदिर था राजगीर का। तुगलक काल में राजधानी बिहार शरीफ को बनाया गया था, जो कि आधुनिक नालंदा यानी कि उदंतपुरी का महाविहार यहीं पर है, जिले में है। फिरोज शाह भी अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था। सिकंदर लोदी ने दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासनिक नियुक्त किया था। उसके बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी अपने को स्वतंत्र घोषित किया। बहार खान जो नुहानी था ये 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। तो अफगानों से जो युद्ध हुआ है बाबर का, ये घाघरा वाला युद्ध जो है 1529 में पराजित हो गया है। तो 1529 से बिहार जो है मुगलों के अधीन आ गया। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है तबकाते नासिरी मिनहाज की रचना है मिनहाजुद्दीन सिराज की, तबकाते नासिरी 13वीं शताब्दी में मिलती है। तुगलक काल में सबसे महत्वपूर्ण नाम बिहार के प्रशासन के लिए मलिक इब्राहिम का है। फिर अगला देखते हैं, बिहार में जो अफगान शासक हैं उनका क्रम क्या है, तो बिहार में अफगान शासन की शुरुआत लोधी वंश से हुई है, लेकिन इसमें मुख्य जो चर्चा है सूर्यवंश की है। हसन खां सूर सासाराम के जमींदार और सूरी वंश के संस्थापक थे। यह लोधी वंश के शासनकाल की काम की तलाश में भारत आए थे। हसन पंजाब में होशियारपुर के पास बजवारा में आकर बस गया और उसने एक हिंदू जमींदार रायमल के यहाँ नौकरी कर ली। हिसार फिरोजा से जमाल खान को सुल्तान सिकंदर लोदी ने जौनपुर के फौजदार पद पर पदोन्नत कर दक्षिण बिहार को स्थानांतरित कर दिया और वह अपने साथ हसन को भी लेकर गया। जमाल खान के कहने पर सुल्तान ने उसे हसन को 3 गांवों यानी कि इब्बासपुर, सहसाराम और हाजीपुर टांडा की जागीर कार्यभार दिया। शेरशाह जो सूरी है, ये क्या जन्म शेरशाह सूरी का जन्म वर्ष 1472 में होशियारपुर में पंजाब में हुआ था। उसका वास्तविक नाम क्या था, फरीद था। प्रारंभिक जीवन क्या, तो शेरशाह सूरी एक अफगान आदिवासी प्रमुख के पुत्र और उन्होंने अपने पिता के अधीन प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फिर राजनीतिक और सैन्य जीवन,
तो जौनपुर और बिहार का नियंत्रण शेरशाह सूरी ने 1530 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1534 में बिहार को जीत लिया है इन्होंने। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध क्या है तो संघर्ष, इन्होंने शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को विरुद्ध कई युद्ध लड़े। 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 का जो कन्नौज का बिलखराम युद्ध हुआ है, उसने हुमायूं को हराया और दिल्ली का सुल्तान बन गया है। शेरशाह सूरी का जो नामकरण है तो शेर से मुकाबला जब फरीद खान ने अपने संरक्षक बहार खान लोधी की सेवा में था, उसने जंगल में अकेले ही एक शेर को सामना किया और उसे मार गिराया, तो उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका नाम क्या है, शेर खान रखा गया था। नामकरण इस अद्वितीय बहादुरी से प्रदर्शित होकर बहार खान लोधी ने जो है फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर का अर्थ है बाघ और खान एक सम्मानजनक उपाधि है जो शेर जैसा बहादुर हो। शासन और प्रशासनिक सुधार क्या है तो शेर खान शासनकाल में शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक रहा है। सर्वेक्षण और भूमि सुधार इसने किए हैं। इसने भूमि की माप की वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई है। किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए पट्टा यानी लिखित अनुबंध किया है। पट्टा और कबूलियत यानी कबूलियत जो था स्वीकृति पत्र था और पट्टा जो था लिखित अनुबंध था। नई राजस्व प्रणाली जब्त प्रणाली को भी प्रारंभ किया है। सड़कों का निर्माण कराया है, तो इसमें प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसे सड़क ए आजम कहा जाता था। डाक व्यवस्था क्या, तो उन्होंने एक संगठित डाक व्यवस्था स्थापित की है। फिर है सैन्य सुधार किया, तो शेरशाह ने एक स्थायी और संगठित सेना का निर्माण किया। सैनिकों के लिए नगद वेतन और उनके लिए सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली की। सैनिकों के लिए एक विस्तृत सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली प्रारंभ की है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान क्या रहा है तो धार्मिक सहिष्णुता, शेरशाह सूरी ने धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समानता की नीति अपनाई। स्थापत्य कला देखें तो कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया, जिनमें दिल्ली में किला, इसे पहाड़ी किला भी कहते हैं, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी कि जीटी रोड, उसका भी निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फिर मृत्यु और उत्तराधिकार क्या है तो शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालंजर के किले के घेराबंदी के दौरान हुई थी। ये उक्का नामक अस्त्र जो चलाने के समय हुई थी, शस्त्र जो चलाने के दौरान हुई थी। उत्तराधिकारी शेरशाह मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने शासन संभाला, लेकिन शेरशाह की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही सूरी साम्राज्य का पतन हो गया और मुगल सम्राट हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया 1555 में। दाऊद खां करारानी और बिहार में अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी था। बिहार में मुगल शासक तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ। अकबर का शासन तो प्रशासनिक सुधार। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सूबे के रूप में शामिल किया था। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। मानसिंह जो है, अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए और प्रशासन को संगठित किया। इसने राजमहल को भी राजधानी बनाया। उसने अकबर नगर बनाया, नाम दिया था। जो राजमहल था उसको राजधानी बनाकर अकबर नगर नाम दिया था। अगला जहांगीर और शाहजहां, तो जहांगीर का शासनकाल। अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल में बिहार स्थिति सुधर रही। इसके आत्मकथा में क्या है तो खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है, जो जहांगीर की कथा है, आत्मकथा है। यहाँ के हीरो पर भी मुगल का नियंत्रण था। अपने पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था जहांगीर ने। पर शाहजहां का शासनकाल क्या, तो शाहजहां के समय में बिहार का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास जारी रहा। पटना के आसपास क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य हुआ। तो गवर्नर क्या थे? मिर्जा सफी थे, शाहजहां द्वारा नियुक्त किए गए थे। इन्होंने बिहार में शाही ईदगाह बनवाई है। औरंगजेब का शासनकाल में प्रशासनिक नियंत्रण में देखें तो औरंगजेब के शासनकाल में भी बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा है। इसने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया है। पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसका नाम अजीमाबाद रखा था इसने। फिर बनाए रखने के लिए स्थानीय जमींदारों और अधिकारियों को साथ कड़ी निगरानी रखी है। कौन? इसने अपना शासन बनाए रखने के लिए। इस सांस्कृतिक प्रभाव क्या है तो इस काल में बिहार में इस्लामी संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ, जैसे कई मस्जिदें, मदरसा और मकबरे बनाए गए हैं। फिर बहादुर शाह प्रथम जो है, अजीम उस्सान काल में अजीम बिहार का एवं फर्रुखसियर बंगाल का नवाब बनने नियुक्त हुआ। 1713 में फर्रुखसियर ने पटना में मुगल बादशाह के रूप में राज्याभिषेक कराया। यह प्रथम मुगल शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो कौन? मुगल शाह जो फर्रुखसियर है, इसने 1713 में पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था। 1733 में बिहार बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ गया। बिहार में उप नवाब, नायब सूबेदार की नियुक्ति प्रारंभ हुई। अली वर्दी खां जो है बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त हुआ। तो अली वर्दी खां जो है 1733 में नियुक्त हुआ था। 1740 में अली वर्दी खां के बंगाल नवाब
सरफराज खां की हत्या कर। तो अली वर्दी खान ने बंगाल के नवाब जो थे सरफराज खां की हत्या करके बंगाल का नवाब बन गया है अली वर्दी खां, जो कि बिहार के बने थे, बिहार से फिर ये बंगाल के बन गए। चेरो वंश क्या है, तो चेरो वंश बिहार और झारखंड के क्षेत्र में प्रभावी एवं एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने मुख्यतः पलामू, वर्तमान जो झारखंड वाला एरिया, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और उसके आसपास क्षेत्रों में शासन किया है। चेरो वंश का इतिहास, तो उद्भव, चेरो वंश का मूल पता लगाना कठिन है, लेकिन ये आदिवासी जनजाति से संबंधित थे जो धीरे धीरे शासक वर्ग में परिवर्तित हो गए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चेरो शासकों ने पलामू के आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया है। मुख्य शासक कौन कौन हुए? चेरो वंश के प्रमुख शासक जिसने पलामू का निर्माण किया है, तो ये मेदिनी राय जो थे। इसके बाद इसका पुत्र प्रताप राय राजा बना है। राजा रघुनाथ शाह जो है एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार और शासन को सुदृढ़ किया है। सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान तो क्या है? कला, संस्कृति और वास्तुकला का प्रोत्साहन मिला है। इसमें जलाशयों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है, किले, जलाशय। चेरो वंश का पतन कैसे हुआ? तो मुगलों के साथ संघर्ष और आंतरिक कलह के कारण चेरो वंश का पतन हुआ है। उसके बाद फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चेरो वंश का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब आते हैं हम आधुनिक बिहार। इस वाले लेक्चर में हम आधुनिक जो मतलब बिहार वाला पूरा है उसी को कवर करेंगे। उसके बाद एक जो बचेगा एक और लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बिहार में यूरोपियन का आगमन, पुर्तगाली जो प्रथम आगमन हुआ है, ये पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में भारत आने पर वाला जो थे पहले यूरोपी थे। उसके बाद में यह केंद्र, इनका जो केंद्र था क्या था? तो हुगली था इनका केंद्र। लेकिन बिहार में इनका जो प्रभाव है सीमित ही रहा है। फिर डच और डेनिश जो है 17वीं शताब्दी में डचों ने भी भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इनकी पहली कोठी 1732 में वर्तमान पटना में बनी है। पटना कॉलेज की उत्तरी बिल्डिंग है, लेकिन बिहार में इनका प्रभाव सीमित था। अंग्रेजों का जो आगमन हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री अब मालगुजार, यानी कि जो अब क्या है, तो गुलजार बाग पटना में थी, जिसमें वर्तमान में सरकारी प्रेस फैक्ट्री है। फिर बिहार में अंग्रेजी व्यापार, तो इसने पहली कोठी को स्थापित करने का प्रयास 1620 में किया, लेकिन प्रथम जो सफलता है 1651 में प्राप्त हुई है। डेनिशों की पहली जो कोठी बिहार में 1774 में स्थापित हुई, जो कि पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप स्थित है। महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और घटनाएं कौन कौन से हुई हैं? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई 23 जून 1757 को हुई है। कंपनी सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया है इसने। लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। इसमें बक्सर की लड़ाई जो हुई है 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुई है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने मेजर हेक्टर मुनरो थे उनके नेतृत्व में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला थे और मुगल बादशाह जो थे सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया है। इसमें बिहार का नियंत्रण मजबूत हो गया है। तो एक तरीके से देखें, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसकी परिपूर्ति जो हुई है बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से हो गई है। प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक सुधार, अंग्रेजों ने बिहार में जमींदारी प्रथा को लागू किया है। पटना का वास्तविक क्या विकास कैसे हुआ? तो पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरा है। फिर कृषि और उद्योग, तो अंग्रेजों ने नील और अफीम की खेती को प्रोत्साहित किया, खास करके बिहार में। हम देखेंगे आगे चल के जो चंपारण में गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ है वो नील खेत किसानों के लिए ही हुआ है। बिहार पर इनका प्रभाव, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, मिशनरी स्कूल और कॉलेज स्थापना किए हैं ये लोग, अंग्रेज लोग। 1770 में बिहार और बंगाल में एक भीषण अकाल आया था, जिसके बाद 1770 इसमें बिहार के लिए लगान परिषद का गठन हुआ है। रेवेन्यू ऑफ काउंसिल ऑफ पटना जो बना है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाया। 1793 में बिहार में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई है। तो जो स्थायी बंदोबस्त था बिहार और जो बंगाल था उस वाले एरिया में लागू किया गया था। 1781 में पटना और गया के क्षेत्र में मिलाकर नया जिला बनाया गया है। 1866 में सारण को बांट करके सारण और चंपारण बनाया गया है। 1875 में तिरहुत को बांट करके दरभंगा, मुजफ्फरपुर में विभाजित किया गया है। बिहार में जनजातीय एवं किसान संघर्ष कौन कौन से हुए हैं, तो उनको देखते हैं। पहला है वहाबी आंदोलन। ये कौन है? तो इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे। इनका जो जन्म 1786 में हुआ था। वर्ष 1821 में सैयद अहमद पटना आए और 1831 में पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो 1831 में पटना मुख्य केंद्र बन गया है। बालाकोट में सिख सेनापति शेर सिंह के साथ युद्ध में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन का उत्तराधिकारी कौन? विलायत अली इनायत अली बने हैं। आंदोलन का उद्देश्य क्या? तो प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो मुस्लिम समाज सुधार, बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गया है। तो पहले मुस्लिम समाज सुधार से आरंभ होकर के बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गया है। बिहार में वहाबी आंदोलन का अंत जो हुआ है अम्बेला अभियान 1863 के बाद हुआ है। बंगाल का फरायजी आंदोलन इसी से प्रेरित था। प्रवर्तक कौन? जो फरायजी आंदोलन था इससे क्या हाजी शरीयतुल्लाह थे।
1781 में संथाल से सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों का विरोध किया है। उरांव जनजाति तो गैर आदिवासियों को दिकुओं के रूप में बुलाते थे। जो उरांव जनजाति ने जो गैर आदिवासी होते थे उनको दिकू कहा जाता था, बाहरी लोग जो जमींदार थे, परंतु इन जनजाति के भूमि पर अधिकार किया था। वर्ष 1789 1744 इन दिकुओं के विरोध में उरांव जनजाति का यह विरोध तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता। तो उरांव जनजाति ने जो विरोध किया था वो तमार विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। फिर हो विद्रोह 1820-21 में हुआ है, के अंतर्गत हो जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया है। आंदोलन का कारण क्या था? अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रूर एवं अलोकप्रिय राजा को संरक्षण दिया था, इसीलिए आंदोलन का स्थान सिंहभूमि है। आंदोलन का रूप क्या था? तो यह आंदोलन हिंसात्मक था। फिर कोल विद्रोह 1831 में हुआ है। इसमें कोल जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा है। आंदोलन का कारण क्या था? यहाँ न केवल भूमि छीनने की समस्या थी, बल्कि व्यक्तिगत अपमान भी था। आदिवासी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से कोल विद्रोह हुआ है। तो आंदोलन के नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। फिर संताला विद्रोह 1855 वाला बहुत भयानक हुआ था। अंग्रेजों को मतलब 1857 वाला जो विद्रोह हुआ है उससे पहले वाला जो ये सबसे बड़ा विद्रोह हुआ है बिहार में। संथाल जनजाति ने संगठित होकर विद्रोह किया है। नेता कौन है? बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी सिद्धू कानू, चांद भैरव थे। मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा भारी कराधान और भूमि पर अधिकार, सामाजिक असमानता, आदिवासियों की परंपराओं और अधिकारों की अवहेलना की जा रही थी। फिर है मुख्य संघर्ष जमींदारों के घरों और कार्यालयों पर जो था हमले किए गए हैं। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया क्या हुई? तो दंडात्मक कार्रवाई की गई है। सेना द्वारा विद्रोह को कुचलना और कठोर दंड दिए गए। विद्रोह का परिणाम तो विद्रोह की समाप्ति 1856 के अंत के तक विद्रोह को दबा दिया गया है। 1857 की क्रांति में बिहार तो 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुई। तो बिहार में देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुई 12 जून 1857 को। पटना में 3 जुलाई को पटना सिटी से पीर अली जो थे वहाँ के मुख्य प्रवर्तक थे। अफीम दलाल लॉयल ने दमन का प्रयास किया, परंतु वह मारा गया। तो जो क्या नाम था इसका? लॉयल जो था ये मारा गया है। कमिश्नर टेलर के आदेश पर पीर अली को फांसी की सजा हुई है, मगर उसके अदम उत्साह की चर्चा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्राइसिस में किया है। तो अवर क्राइसिस पुस्तक टेलर की है, जिसमें पीर अली के साहस की प्रशंसा की गई है। 22 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर दानापुर में सैनिक विद्रोह हुआ। इन्होंने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जो जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया है। ये देखते हैं कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना खोला। तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में ही बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना खोला एवं सर्वप्रथम आरा पर अधिकार कर लिया है। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिले के लिए फरमान भेजा था, अवध के शाह ने। उसका दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह और नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया है। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना को पराजित किया। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए थे और 25 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई है। संघर्ष के क्रम में अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे का प्रभाव शाहाबाद क्षेत्र में था। महारानी विक्टोरिया के क्षमादान जिसमें कुंवर सिंह के भाई को नहीं मिला था, तो महारानी विक्टोरिया ने जो 1858 वाला घोषणा पत्र आया था उसके तहत कई लोगों को क्षमादान किया गया था, उसमें कुंवर सिंह के जो भाई थे उनको नहीं दिया गया था। फिर बाद में विद्रोहियों ने शाहाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अमर सिंह सहित 14 लोगों को क्षमादान नहीं दिया गया है। फिर है बिरसा आंदोलन 1875 में स्टार्ट हुआ है। प्रभावित क्षेत्र रांची के तमार ताना क्षेत्र था, अधीन चालकंद गांव था। आंदोलन का कारण क्या था? भूमि अधिग्रहण और शोषण। धार्मिक उपदेश तो बोंगा जो है अनेक देवताओं को छोड़ करके सिंह भोगा यानी कि एक देवता की पूजा पर बल देने के लिए इन्होंने आह्वान किया जनता से। आंदोलन का तरीका लगान न देने का आदेश दिया। अनुयायियों को जो है अंग्रेजी शिक्षा की नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। यह एक विफल आंदोलन था क्योंकि उत्साह भरा था, अति उत्साह भरा इसे आंदोलन था। 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। हीरक जयंती को बिरसा रिहा, तो 1898 को फिर से इनको रिहा कर दिया गया। इन्होंने 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः बंदी बनाया गया। तो जो 99 में फिर से आंदोलन स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। 3 मई को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई है। बिहार प्रांत की मांग को देखें अगर बिहार में, तो 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन जिसमें बिहार की पृथक राज्य के रूप में मांग की गई है। इसके संपादक जो थे महेश नारायण और मुख्य सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा की गई है। इसमें शिक्षित मुसलमान एवं कायस्थ का भी योगदान था। 1905 में विभाजन का निर्णय करजन ने जब सुनाया था। बंग विरोधी आंदोलन में बिहार क्या है? तो बिहार एवं इस विचार के आरंभ के नेता ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और
बाबा जी ठाकुरदास थे। बाबा जी ठाकुरदास ने 1906-7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन, तो द मदरलैंड का प्रकाशन पटना से होता था। किसने? तो बाबा ठाकुरदास द्वारा किया। हाँ, बाबा ठाकुरदास द्वारा किया गया था। फिर इधर ऊपर देखते हैं, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 के बीच हुआ है, तो इसके जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ है। ताना भगत का आंदोलन नेतृत्व जतरा भगत ने किया है। उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों पर इसका व्यापक प्रभाव था। आंदोलन का कारण क्या था? तो भेदभाव, शोषण, अंग्रेजों द्वारा लिए गए कर जो थे वही इसके मेन कारण थे। इन तीन मांगे क्या थी? तो सुशासन, शून्य लगान और मनुष्यों में समानता होती। समानता और लगान जो था, कर व्यवस्था सही हो और सुशासन की बात कही गई। यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम एवं गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित था। तो गांधी जी जो है उस समय तक भारत में सक्रिय हो गए थे, उनके प्रभाव से ये काफ़ी ज़्यादा सच था। मूलतः यह दिकुओं, जमींदारों और प्रशासन के विरुद्ध था। गांधी जी ने मदिरा त्याग को ताना भगत से, जो गांधी जी का मदिरा त्याग था उसको ताना भगत ने भी समर्थन दिया था। लोटा विद्रोह, ये तो यह विद्रोह 1856 में कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। कारण क्या था? तो कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी का लोटा देने लगे थे, इसी वजह से इसको लोटिया विद्रोह भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड जो है, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इस कांड के मुख्य अभियुक्त थे। चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, लेकिन वकील कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गई और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तो पटना में भी जो अनुशीलन समिति बनी थी उसकी शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था, तो भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की है और युगांतर पत्रिका के लेखक भी थे। बिहार प्रांत का गठन हुआ है, उसमें उसका कालक्रम कैसे रहा है? तो इसमें दिया है कि 1906 में सच्चिदानंद एवं महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग के लिए एक पुस्तिका प्रस्तुत की है। 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है 1906 में। फिर 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पटना में सम्मेलन हुआ है, प्रथम अधिवेशन। यह मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार की मांग रखी है। 1903 में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ, इसमें बिहार प्रदेश के कांग्रेस समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम बनाए गए हैं 1903 में, जो बिहार कांग्रेस समिति बनी है। 12 नवंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजन हुआ है। बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में एक नए राज्य की घोषणा कर दी गई। तो जो 1911 में दिल्ली दरबार में बिहार के अलग राज्य की बनाया गया, उसमें उड़ीसा भी शामिल था। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बना दिया गया। तो 22 मार्च है, इसमें बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल थे, 1912 में बना है। 1 अप्रैल 1912 को यह प्रभावी रूप से लागू है, 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1912 में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ है। 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो 1916 में हुई पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना। 1917 में पटना में पटना यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी जो है वो 1917 में स्थापित हुई है। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1935 वाला अधिनियम आया है, उस अधिनियम के तहत बिहार से जो है उड़ीसा को अलग करके दोनों को अलग राज्य बना दिया गया था। होम रूल आंदोलन और बिहार क्या, तो वर्ष 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट एवं पुणे में तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के निर्देशन में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें होम रूल की स्थापना की गई है। फिर हम देखते हैं कि बिहार के जो नेता हैं, इसके अध्यक्ष मजहरुल हक बने एवं इसके उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन बने हैं, जो होम रूल की शाखा बिहार में जो बनी है। मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। वर्ष 1918 में एनी बेसेंट ने 2 बार बिहार का दौरा किया, तो एनी बेसेंट जो है 1918 में 2 बार आई बिहार में। 18 अप्रैल को प्रथम बार और 25 जुलाई को दूसरी बार आई हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 में। कारण क्या था? तो 3 कठिया प्रथा, यानी कि 3/20 के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। सूत्रधार हैं 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को बिहार आने का आग्रह किया गया है। ब्रिटिश के कदम क्या, तो बिहार के उपराज्यपाल जो है एडवर्ड गेट ने गांधी जी की वार्ता के लिए बुलाया और जांच हेतु एक समिति का गठन किया है। चंपारण एग्रेग्रेरियन कमेटी जो बनी है, गांधी जी भी सदस्य थे। समिति की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर किसानों को लगान भी कम किया गया है। अब इसमें एक बार क्वेश्चन आया कि जो ये समिति बनी थी, इसमें कौन कौन सदस्य थे? एक तो चीज़ ये है। फिर गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था, इसमें किसने समर्थन दिया था और कौन इसमें विरोध? तो एनजी रंगा जो थे किसान नेता थे, ये इन्होंने विरोध किया था इसका। फिर आरंभिक किसान आंदोलन क्या, तो जून 1919 में स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध मधुबनी किसानों को एकत्र कर कालांतर में कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई और
आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो कौन सा, ये स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया था। फिर खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन जो हुआ है 1920 से लेकर के 1920 से 22 तक, तो खिलाफत तुर्की सुल्तान एवं ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ मित्र राष्ट्रों के व्यवहार का विरोध करने के लिए। असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर संवैधानिक सुधारों को करने हेतु दबाव बनाने के लिए। वर्ष 1912-13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध हुए थे। इसमें तुर्की राज्य के विरुद्ध बाल्कन प्रांतों की ईसाई प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। बिहार के मजहरुल हक ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के एक दल प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड गए थे। वह तुर्की के सुल्तान के सामने उपस्थित हुए। ऐसा करने वाले पहले बिहार के व्यक्ति बने कौन, तो मजहरुल हक गए थे। वर्ष 1919 में मौलाना शौकत अली क्या है, तो पटना आए और अप्रैल और मई में मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की और लोगों के लिए मित्र राष्ट्रों का तुर्की के खिलाफ जो अत्याचार था उसका परिचय कराया है। तो खास करके तुर्की जो राज्य था उसके समर्थन के लिए ये जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1919 को पटना में हुए आयोजन में मेजर नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया है। फूलपारी के शाह बमुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया है। ये लोग जो असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में ऐसा कर रहे थे। बिहार में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ है। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफीक दाऊदी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी वापस ले ली। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब ने आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया है। मजहरुल हक ने दीघा के पास क्या है, तो खैरू मियाँ की ज़मीन पर जो उन्होंने दान कर दी थी, सदाकत आश्रम का निर्माण किया। तो सदाकत आश्रम का निर्माण मजहरुल हक ने किया है। यह 1921 में बना था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के अंदर बिहार विद्यापीठ की, ये पूछा गया है मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो मजहरुल हक ने की थी। फिर है बिहार विद्यापीठ की शुरुआत 6 मई 1921 को गांधी जी के द्वारा हुई है। मजहरुल हक ने इसके कुलाधिपति और बृजकिशोर प्रसाद जो थे कुलपति बने थे। 30 अप्रैल 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम द मदरलैंड नामक पत्रिका अखबार का प्रकाशन किया। तो द मदरलैंड का प्रकाशन कहाँ से होता था, सदाकत आश्रम से मजहरुल हक ने किया है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, 5 फरवरी नहीं 4 फरवरी को है घटना। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया एवं 10 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद द मदरलैंड में प्रकाशन के विरुद्ध 22 जुलाई 1922 को मजहरुल हक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की में कमाल पाशा ने स्वयं खलीफा का अंत कर दिया। इससे खिलाफत जो आंदोलन था स्थगित हो गया है। सबसे अधिक प्रभाव जो है तत्कालीन मुजफ्फरपुर एवं शाहाबाद जिलों में पड़ा है। पटना इसका मुख्य केंद्र था जो असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन हुआ जो अभी भी सक्रिय है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह एवं मुंगेर में मोहम्मद जुबैर एवं मुजफ्फरपुर में मोहम्मद जुबैर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो असहयोग आंदोलन में दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद जुबैर जो है इनकी मुख्य भूमिका रही है। स्वराज दल का जो गठन हुआ है जनवरी 1923 में। वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, बिहार के गया में हुआ है। अध्यक्ष जो थे सीआर दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में विधायिका में भाग लेने के विपक्ष में निर्णय लिया गया, लेकिन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसके पक्षधर थे। प्रथम तो जो स्वराज दल है, प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद, यानी कि प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद व सचिव अब्दुल बारी बने। फरवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया है। नवंबर 1923 में हुई आम चुनाव में स्वराज दल की विधानसभा में 8 और विधान परिषद में भी जो है 10 सीटें हो गई थी। साइमन कमीशन और बिहार में क्या हुआ, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था। इसके सभी 7 सदस्य थे वो कौन, अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग के आंदोलन जो आवेदन था इसकी घोषणा की है। इसका जो साइमन कमीशन था इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 का जो अधिनियम है उसकी जांच करना। बहिष्कार का कारण क्या, तो इसके सभी जो 7 सदस्य थे वो क्या अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। बिहार में इसका विरोध तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं बिहार में तो 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन जो लाहौर वाला हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलाने का प्रस्ताव रखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को न मानने के परिप्रेक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का निर्णय लिया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख और प्रतीकात्मक घटना क्या थी? नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 240 मील की लंबी यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को सब पहुंच गए। तो 12 मार्च से स्टार्ट हुई है और 6 अप्रैल को पहुंच गए हैं। हाथों से नमक बनाकर कानून की उल्लंघन किया है। तो इन्होंने मुट्ठी भर उसे हाथों से नमक बनाने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से वहाँ केतली से नमक नहीं बनाए थे, बस याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया है। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर मई 1930 में पटना जो है स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन? सर अली इमामती बनाए गए। 1930 में पटना में हुई स्वदेशी लीग। चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन, इसी आंदोलन के दौरान तो जो उसमें सविनय आंदोलन चल रहा था बिहार में, उसी के समानांतर कौन सा ये चलाया गया है? तो चौकीदारी कर जो है उसको बंद करने का आंदोलन चलाया गया है। ये उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। मुख्यतः कहाँ चलाया गया? बेगूसराय में। 30 जून 1930 को कांग्रेस के अवैध घोषित कर दिया गया है। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हो गए। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया है और जो कांग्रेस है दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए मान गई है। फिर दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली। नमक कानून तोड़ा गया तो 15 अप्रैल चंपारण में, 6 अप्रैल दांडी मार्च में। जेल किसको हुई? तो नंगी हड़ताल छपरा जेल में हुई थी। ये बिहार में हुई थी छपरा जेल। 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसके बाद में किसान सभा जो हुई है इसको देखते हैं। किसान सभा देखते हैं बिहार में। वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा औपचारिक ढंग से इसकी स्थापना की गई। 1928 में तो बिहार किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और जो औपचारिक ढंग से इसकी बिहार किसान सभा की स्थापना हुई है 4 मार्च 1928 को हुई है। क्या है? तो यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? किसान सभा की बढ़ती लोकप्रियता का दमन करना था। मतलब ये एंटी में बनी थी किसान सभा के। गठन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आज जो महासचिव बने हैं वो NG रंगा बनाए गए हैं। वर्ष 1937 में आम चुनाव के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल में बिहार में किसानों की समस्या को लेकर उदासीन रही, जो कांग्रेस एवं किसान सभा के मतभेद का कारण बना है। उसके बाद आगे देखें तो किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही कब हुई है? बढ़िया टाल के इलाके में जमींदारी उन्मूलन की मांग के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने साम्यवादी दल के प्रति झुकाव दिखाया है। असल साम्यवादी दल जो थे वो ज़्यादा किसानों की मांग को मान रहे थे, इसी वजह से सहजानंद में दिलचस्पी दिखाई। कारण क्या? तो कांग्रेस द्वारा किसानों के मुद्दे को उदासीनता से रखना। मजदूर आंदोलन में बिहार क्या? तो वर्ष 1920 में एसएन हलदर व व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1920 में हुई है। 1929 में झरिया में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जहां जवाहरलाल नेहरू को अगले 7 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो वर्ष 1931 में गंगाचरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने इसका गठन किया है। वर्ष 1934 में अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन? आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए और सचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल और बसावन सिंह बने। पटना युवक संघ बने की स्थापना वर्ष 1927 में क्या है? तो मणिन्द्र नाथ नारायण राय ने खादी के विकास में इस संस्था को योगदान के लिए देता रहा जो है। फिर अगला देखेंगे तो अन्य संगठन जो त्रिवेणी संघ कहाँ बना है? 1936 में त्रिवेणी संघ की स्थापना JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह एवं शिव पूजन सिंह ने की सक्रिय भूमिका निभाई है। यादव, कुर्मी और कोयरी ने मिलकर अपनी जाति की महत्वाकांक्षा के लिए कदम उठाया तो इसकी स्थापना की है। उसके बाद बिहार यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी के अन्य प्रसिद्ध नेता मोहम्मद यूनिस थे, जिन्होंने 1937 में आरक्षित सर्वाधिक मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुसंख्यक दल के सरकार न बनाने पर मोहम्मद यूनिस ने सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को इसके 20 जुलाई 1937 के बाद श्री कृष्ण के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। 31 अक्टूबर 1939 में, जिसमें बिहार के राज्यपाल थे JMG हेडलेट ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जितने भी थे सबने इस्तीफा दे दिया था। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 1938 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना अब्दुल कयूम अंसारी ने की है। 1938 में ही आदिवासी महासभा का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष
थियोडोर सुरीन थे। फिर स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं का योगदान, तो मौलाना मोहम्मद अली की माता अमीन बानो बेगम बीअम्मा ने खिलाफत के दौरान पटना, भागलपुर, दरभंगा आदि में यात्रा की करके चंदा एकत्र किया है। अमला मुखर्जी ने कादम्बिनी गांगुली ने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई है, तो अमला गांगुली और कादम्बिनी गांगुली। अगला है 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, तो पटना में गौरी दास के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया। ये अमला मुखर्जी हैं, अमला गांगुली नहीं। फिर ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री एवं जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी का रचनात्मक कार्यों में योगदान रहा। कदम कुआं में उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की है। और फिर आशा सहाय 1943 में नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और नरसिंह कोर की सदस्य बनी है। 1946 में इन्होंने जापान से लौटी महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार में क्या हुआ है, तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो गए हैं, बांकीपुर जेल में रखा गया इनको, जिसका आदेश WG आर्चर ने दिया था, जो उस समय वहाँ का था। इसके विरोध में श्री बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के जुलूस ने सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने, आर्चर के आदेश पर गोली चली और 7 विद्यार्थी मारे गए। ये बिहार में अभी बिहार सरकार ने इसको मनाने का भी निश्चय किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पर इस स्थान पर शहीद स्मारक बना, जिसका शिलान्यास जयराम दास दौलत राम प्रथम गवर्नर ने किया था। 12 अगस्त 1942 को पटना में महत्वपूर्ण पूर्ण हड़ताल जयप्रकाश नारायण ने की, इसमें अपनी भूमिका निभाई। नेपाल में छापामार युद्ध की शिक्षा हेतु आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र की स्थापना की गई थी। और जयप्रकाश नारायण ये दीपावली के अवसर पर जो बांकीपुर जेल से भाग भी आए थे। फिर है क्या, 12 अगस्त को जयप्रकाश ने भूमिका निभाई। नेपाल में छापामार युद्ध की स्थापना की गई अखिल भारतीय केंद्र की। 1943 में राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले शिविर का गठन, जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई है। उसके निर्देशक कौन थे, तो सरदार नित्यानंद थे। जो जो 25 युवकों को हथियार चलाने की शिक्षा दी गई है, उसके निर्देशक सरदार नित्यानंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य योगदान, तो भवानी मल्होत्रा, राज दुलारी सिन्हा और राम स्वरूप देवी, ये जो महिलाएं हैं भारत बिहार की, इनका भी योगदान रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में। विदेशी यात्री कौन कौन आए हैं बिहार में, तो एक जगह सारा दे दिया गया है। ये इससे क्वेश्चन बिहार में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक हेलुकस निकोटर का राजदूत था, 358 ईसा पूर्व में बिहार आया था। इसकी रचना इंडिका है। मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में पोलीब्रोथा कहा है इसने, पोलीब्रोथा कहते थे। स्टेडिया का अर्थ क्या है, तो मेजरमेंट पैरामीटर, इसकी पुस्तक के अनुसार। पाटलिपुत्र में 64 दीवारें एवं 570 मीनार थी। नगर प्रशासन की देखरेख 30 सदस्य के एक बोर्ड द्वारा की जाती थी। ये और जो ये बोर्ड 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये मेगास्थनीज के अनुसार दिया है। फिर डायमेकस जो है डिमिकेल्स चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय डायमेकस हिंद यूनानी शासकों के दूत के रूप में आया था। फाहियान जो है ये चीनी यात्री 399 ईस्वी में आया, 411 ईस्वी तक यहाँ रहा। यह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा है। इसके अनुसार अशोक का राजप्रसाद मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतीत नहीं होता है। इसने मतलब अशोक का जो राजप्रसाद था महल, उसके बारे में प्रशंसा किया है। फिर अगला है तो युआन चान हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री 630 से 644 ईस्वी। इसकी यात्रा वृत्तांत सियूकी कहलाया। इसके अनुसार नालंदा में प्रवेश से पूर्व पंडित से साक्षात्कार कराना होता था। इत सिंह 673 से 692 ईस्वी तक रहा है। मनुची शाहजहां के शासनकाल में आया, एक इटालियन यात्री था। तो मनुची क्या था, इटली का वासी था और मनुज शाहजहां के शासनकाल में आया है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री था। फिर धर्म स्वामिनी क्या है, 13वीं शताब्दी में यह विद्वान नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने आया। इसके अनुसार यहाँ यदा कदा तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, लेकिन महाविहार नालंदा अभी भी सक्रिय था। मुल्ला तकिया कहाँ के हैं, तो अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी और इस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन अपने वृत्तांत में किया है। अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री बिहार के क्षेत्र में 1600 ईस्वी के लगभग आया था। इसने गंगा मार्ग आगरा से राजमहल की यात्रा की। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था, पिता दीवाने खालिस्ता पद पर नियुक्त थे। इसका वृत्तांत सुबह सादिक के नाम से जाना जाता है। मुल्ला महाबहानी तो एक ईरानी धर्माचार्य थे। यह पटना को जनतुल हिंदू अर्थात भारत का स्वर कहते हैं। राल्फ फिंच 1585 से 1637 ईस्वी के आसपास, यह बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। पीटर मुंडी शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में पीटर मुंडी अंग्रेज अधिकारी के रूप में 1628 से 34 तक रहा। 1632 में पटना विशेष प्रकार की नावों का वर्णन करता है, जिसे क्या है तो मयूरपंखी कहा जाता है। ये पीटर मुंडी जो है नाव का। बिहार बजट 2024-25
आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में बिहार का बजट और कुछ विविध तथ्य और रह गए उनको कवर किया जाएगा। तो आप लोग तब तक इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।